माजी के पन्नों को पलट कर देखा तो जाना हुकूमतें बनती हैं लोगों से। आज के आईने में झांका तो देखा कि जमहूरियतें चलती हैं लोगों से। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान, कानून साज, मुंसिफ, अफसर आला और प्रेस, इस जमहूरियत को संभालते सातून, इनके कंधों पर टिकी है जिम्मेदारी इस मुल्क की। कौन हैं ये लोग, क्या हैं इनकी जिम्मेदारियां? इन सड़कों से गुजरते अक्सर ये सवाल जहन में आते हैं। अब हम मांगेंगे जवाब, करेंगे कुछ बातें। आदाब नाजरीन, उर्दू हाट टॉक में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन शख्सियात से जो हमारे मुल्क को बनाने में अपना एक अहम किरदार निभा रही हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर से बीजेपी के एमपी अजय निषाद जी से, जो कई एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी हैं। तो नाज़रीन, जब हम बात करते हैं एडवाइजरी कमेटी की तो हमारे जहन में कई सवालात आते हैं कि आखिर एडवाइजरी कमेटी होती क्या है, ये काम कैसे करती हैं, कौन लोग होते हैं जो इसके मेंबर होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एडवाइजरी कमेटीज़ में अपोजिशन और जो पार्टी रूलिंग होती है उन दोनों ही पार्टीज़ के मेंबर्स होते हैं। ये वक्त वक्त पर मिनिस्ट्री को अपने एडवाइस देते रहते हैं ताकि जो मिनिस्ट्री है वो अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से काम कर सके। बहुत बहुत इस्तकबाल है जी आपका हमारे प्रोग्राम में। तो एक एमपी होने के अलावा आप कई एडवाइजरी कमेटीज़ के आप मेंबर्स भी हैं। तो जहन में ये सवाल आता है कि एडवाइजरी कमेटीज़ जो हैं आखिर उनका काम क्या होता है, किस तरह से वो काम करती हैं और उनके मेंबर्स किस तरह से बनाए जाते हैं? मेंबर जो है सभी पार्टियां के बनते हैं, इसमें पक्ष का भी विपक्ष का भी। तो इसमें सभी जितने भी सीनियर लीडर हैं प्लस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके राय पे ही नियुक्ति होती है सभी सांसदों जी। तो रेशियो किस तरह से रहता है, जो ऑपोजिशन में होते हैं और जो पार्टी में होते हैं, जो सरकार में है, किस तरह से रेशियो रहता है, किस तरह से डिसाइड किए जाते हैं? सभी सांसद किसी न किसी कमेटी में रहते ही हैं, इसलिए इसमें कोई ऐसा बनता नहीं है। सभी रहते हैं किसी न किसी कमेटी में, सभी सांसद रहते हैं। उनसे पूछा भी जाता है कि आप किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, तो जब उनको भी प्राथमिकता दिया जाता है कि उसी कमेटी में उनको आग्रह को स्वीकार किया जाए। मेंबर्स का काम आखिर होता क्या है एडवाइजरी कमेटी में? मेंबर्स का काम, जैसे हम लोग कृषि कमेटी में हैं तो हमारे अध्यक्ष है हुकुमदेव बाबू, सभापति हैं इस कमेटी के। तो जहाँ जिस सब्जेक्ट में मीटिंग रखते हैं तो सब्जेक्ट का हम लोग तैयारी करके फिर जाते हैं, उसमें हम अपनी सलाह देते हैं। उसमें भी जितने भी एमपी हैं सभी लोग अपना अपना सलाह देते हैं। अफसर्स भी उसमें रहते हैं प्रेजेंट, उनसे भी राय मशविरा लिया जाता है और वो सब कमेटी का जो रिपोर्ट होता है वो फिर किसी मंत्री को जाता है जी। कितना इम्पोर्टेंट होता है कि एडवाइजरी कमेटी के जो एडवाइजेस होते हैं, जो दिए जाते हैं, जो आप रिपोर्ट तैयार करके भेजते हैं कि क्या क्या मिनिस्ट्री में होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आप अपने फील्ड के माहिर होते हैं और जिस जगह से आप एमपी होते हैं वहाँ की भी आपको परेशानियाँ और दुश्वारियाँ पता होती हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट होता है एडवाइजरी कमेटी के जो एडवाइस होते हैं वो एक मिनिस्टर के लिए? मैम ऐसा है कि जो सरकार का कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है जी। तो जो काम करना है 5 साल के लिए के अंदर ही करना है, क्योंकि फिर पुनः हमको फिर जाना पड़ेगा जनता के बीच। तो सरकार के पास समय भी कम रहता है और सरकार काम करना चाहती है, तो इसीलिए ये सब कमेटियां शुरू से परंपरा चली आ रही हैं। कमेटियां भी बनती हैं, कई कमेटियां का राय जो है फिर मंत्री भी लेते हैं, उसमें उनको भी सहूलियत होती है। जो कमेटी का रिपोर्ट आता है उसके आधार पर उनको आगे काम करने में
तो उनको भी सुविधा रहती है। जी बिल्कुल। तो हम देखते हैं जब एक मिनिस्टर ऑब्वियसली द फेस होता है जिस भी डिपार्टमेंट का होता है, जो भी मिनिस्ट्री होती है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं जो जुड़े होते हैं, जो उन्हें एडवाइस दे रहे होते हैं, मशवरा दे रहे होते हैं, और उसमें एक एडवाइजरी कमेटी भी आती है। आप दो कमेटीज़ के हैं, एक एनवायरनमेंट के हैं और आप दूसरा कृषि के हैं। तो ये आपने खुद से चुना, आपने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया या आपको इसमें अपने उन्होंने खुद से बनाया है आपको? नहीं, खुद से बनाया, हमने इंटरेस्ट नहीं जाहिर किया था, क्योंकि हम लोग जिस व्यवसाय से आते हैं, एग्रीकल्चर तो नहीं है नॉलेज ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे हम भी काफ़ी हद तक सीखे हैं, पढ़े भी हैं और विजिट भी हुआ है 2-3 जगह, जैसे पूसा एग्रीकल्चर है। अभी भी 1 हफ्ता जो हम लोग सीख के आए हैं। हम निषाद समाज से आते हैं और सरकार मछली के लिए क्या कर रही है वो भी जानकारी हमको नहीं थी। अभी कमेटी के टूर में गए हैं तो हमको बहुत खुशी हुई कि सरकार बहुत ज़्यादा काम कर रही है, हमारे समाज के लिए भी कर रही है। पहली बार पता चला कि देश में एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ सिर्फ मछली की ही पढ़ाई लिखाई वहाँ होती है। वहाँ से 11 सब्जेक्ट पर PhD लोग वहाँ करते हैं, और जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से 100% प्लेसमेंट है। मतलब वो भी जो भी लड़के वहाँ से पास आउट होते हैं मुंबई से, वहाँ से सभी को 100% जॉब मिलता है। और उनका टाइप देश विदेश के जितने भी हैं फिशरीज कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं उनसे भी है। तो सब लोग आपस में सूचना को आदान प्रदान कर रहे हैं और देश कैसे तरक्की करे उस पर भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आप बिहार से आते हैं, मुजफ्फरपुर से, तो जब आप इसके मेंबर हैं तो क्या आपको इससे कोई फ़ायदा मिलता है अपनी जगह पर जाकर, मुजफ्फरपुर में जहाँ से आप MP हैं, वहाँ पर जाकर काम करने में? क्या आप बेहतर तरीके से लोगों को उन चीज़ों के बारे में बता पाते हैं जिन कमेटीज़ के आप मेंबर हैं? बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो बहुत ज़्यादा आगे हम लोग के सोच से आगे काम कर रही हैं। तो उस पर को भी समय आने पे लगता है, समय कोई चीज़ का नया अगर खोज कर रहे हैं तो उसका फिर वो नुकसान भी देखते हैं, तो उसके बाद भी आता है, तो धीरे धीरे टाइम लगता है इसमें। जी बिल्कुल। एक MP होने के नाते आप किस तरह से अपने आप को जिम्मेदार महसूस करते हैं उस एरिया के लिए जहाँ से आप आते हैं? मैडम, हम लोग का क्षेत्र तो बिहार है, बहुत पिछड़ा हुआ स्टेट है, और हमारा मुजफ्फरपुर तो और ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। और जनता के बीच में हम लोग तो वादा करके आए हैं कि विकास करेंगे, तो उसके लिए दिन रात जो बन पाता है, समय समय पर सभी जो विभाग के मंत्री हैं उनसे भी मिल के आग्रह करते हैं। धीरे धीरे सुना भी जा रहा है और काम चल रहा है। और जो वादा 4-5 हम करके आए हैं, हम 5 साल के पहले एकदम 100% कोशिश करेंगे कि इसको हम करें पूरा। किस तरह से आपको कोई मुश्किलें आती हैं कि सेंटर में माना कि किसी और की गवर्नमेंट है और स्टेट में किसी और की गवर्नमेंट है, और कोई पॉलिसीज़ हैं जिनको आप वहाँ पर नाफिज करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि जो दोनों गवर्नमेंट है वो अलग अलग पार्टीज़ की हैं, तो क्या इस तरह की कोई परेशानी आपको आती है? ऐसा कोई खास नहीं आता है, तो प्रक्रिया है, सरकार तो काम करना है। स्टेट गवर्नमेंट को भी है तो केंद्र से भी ज़रूरत है, केंद्र को भी स्टेट से ज़रूरत है, सब तो मिलजुल के करेंगे ना। और ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली में अगर भाजपा की सरकार हो तो संपूर्ण देश में भाजपा की सरकार हो जाए। कहीं ना अभी दिल्ली का रिजल्ट आप देख रहे हैं, तो दिल्ली में भी जो वादा करके आए हैं मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनको भी तो केंद्र से मदद लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने बदौलत वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और ताली तो दोनों हाथ से बजती है। जी। स्टेट अगर मदद करेगा केंद्र को तो केंद्र भी मदद करेगा। लेकिन अक्सर इस तरह के इल्जामात हम लगते देखते हैं, कभी स्टेट गवर्नमेंट से किसी बारे में कुछ पूछा जाए तो कहते हैं सेंटर से मदद नहीं मिली है, और सेंटर में अगर हम वहाँ के किसी MP से किससे पूछें तो वो सीधे तौर पर कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में हमारी सरकार नहीं है, जब होगी तो हम कुछ करके दिखाएंगे। हर आदमी चाहता है कि उसका श्रेय हम खुद लें, इसमें थोड़ा सा विवाद होता है, और करने वाले लोग तो करिए रहे हैं। आप देखिए, आप राजस्थान देखिए, हरियाणा देखिए, पंजाब देखिए, यहाँ पर एग्रीकल्चर में देखिएगा बहुत ज़्यादा वहाँ के किसान अदर स्टेट जो बिहार और UP हैं उससे बहुत ज़्यादा आगे हैं। आज पंजाब का जो एक किसान है बहुत मजबूत है, और हम लोग के बिहार UP में किसान जो है आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाता है, जबकि उसके 3 जनरेशन 4 जनरेशन से खेती बाड़ी कर रहे हैं। आप एक उद्योग को ले लीजिए, किसी भी फैक्ट्री ऑनर को ले लीजिए, तो 4 साल 5 साल में वो 2-3 फैक्ट्री का मालिक हो जाता है। लेकिन किसान इतना सारा मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, खेती बाड़ी होता है, लेकिन 1-2 कट्ठा 1 बीघा जमीन खरीदने में भी उसको बहुत सारी मुश्किल आती हैं। जी बिल्कुल। जी, और हम लोग का देश जो है कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल बिल्कुल। किसान यहाँ पर गाँव में 70% लोग गाँव में बसते हैं, और किसान जो उगाता है वही देश खाता है। हम कितना पैसा कमा ले, लेकिन खाना तो वही है जो किसान हमारा उगा रहा है।
जी। तो उस पर हम लोग को विशेष काम करने की जरूरत है। और जाहिर सी बात है, और इसलिए आप इतनी इम्पोर्टेंट एडवाइजरी कमेटी है जिसके आप मेंबर हैं। अजय जी, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हमारा जो मुल्क है वो एक एग्रीकल्चर रिच हमारा मुल्क है, और आप उसी के कमेटी के जो हैं वो एडवाइजरी कमेटी के आप मेंबर भी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो मिनिस्ट्री है उसकी जो स्कीम्स हैं वो किस तरह से काम करती हैं, और किस तरह की स्कीम्स हैं उसके बारे में हमें आप कुछ बताएं। क्या हम लोग का जितना भी कृषि का जो वैज्ञानिक है, जो नए नए शोध कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर जो ये लोग इस बात के ध्यान रख रहे हैं कि हम लोग जो जैविक खाद्य का खेती ज़्यादा करें। अभी जो भी हम लोग का अन्न उत्पादन हो रहा है उसके बहुत सारे जो है खतरनाक साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। हम लोग का उगाया हुआ कोई भी अनाज कोई भी कंट्री खरीदने के लिए तैयार नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो धीरे धीरे हम लोग जहर खा रहे हैं। जी। सबसे ज़्यादा सरकार अभी इस बात पर ध्यान दे रही है कि स्वस्थ अनाज हम लोग उगाएं जिससे शरीर को कोई नुकसान नहीं हो, और विदेश में भी हमारा प्रोडक्ट जा सके। इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एनवायरनमेंट भी है। जी जी। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप अच्छा खाते हैं तो अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस भी होती हैं फिर। लेकिन आजकल हम देखें एनवायरनमेंट को लेकर ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से बढ़ रही है, एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उसको लेकर हाल की जो सरकार है उसकी किस तरह की स्कीम्स हैं उसको बेहतर बनाने के लिए? सरकार तो लगातार प्रयास कर रही है। अभी आप गंगा को लेकर देखिए, बहुत सारा बड़ा मुहिम चला रही है उमा भारती जी हमारी, कि गंगा में जो भी कूड़ा कचरा जा रहा है उसको हम स्वच्छ करें। तो काम तो कर ही रही सरकार। जी। आप किस तरह से इसमें एडवाइस देते रहते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि एडवाइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मिनिस्ट्री को बेहतर तौर पर काम करने के लिए। हम लोग का दोनों मंत्रालय मैडम बहुत बड़ा मंत्रालय है। अभी जो एक मीटिंग एडवाइस में हमारी हुई थी तो उसमें सब्जेक्ट था हाथी। तो हाथी पे हम लोग चर्चा किए थे मैसूर में जाके। मंत्री जी उसके अध्यक्ष थे प्रकाश जावेद। हम लोग हाथी के संबंध में जो राय था वो दिए थे। हम लोग हाथी की संख्या जो पहले थी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो जो सब्जेक्ट आता है तो उस पर फिर हम लोग तैयारी करके जाते हैं, उस पर फिर उसी पे बात होती है, दूसरे सब्जेक्ट पे बात नहीं होती। जी। गरीबी के अलावा और आपके इलाके की और क्या क्या परेशानियां हैं जिस पे आपको लगता है कि फौरी तौर पर काम करने की ज़रूरत है? ज़्यादातर सड़क का ही है गांव में, और जो एग्रीकल्चर में जैसे सिंचाई का थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम है। कुछ हमारे विधानसभा हैं जो बाढ़ग्रस्त हैं, लेकिन धीरे धीरे सरकार बहुत कंट्रोल की है उसमें। बाढ़ तो अभी नहीं आ रही है, तो धीरे धीरे काम हो रहा है बहुत ज़्यादा। और एक सरकार अपना स्पीड से काम करती है तो कोई चाहने से होता नहीं है। और कोई भी योजना बनती है तो लंबे समय के लिए बनती है, थोड़ा सा उसमें टाइम लगता ही है। धीरे धीरे है, सड़क उड़क है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है तो उस पर भी काम चल रहा है। हमारे बिहार में 4 लेन का भी सड़क का बहुत ज़्यादा काम हुआ है, तो थोड़ा भी धीमा गति से चल रहा है। उसके लिए हमने फास्ट करने के लिए अभी नितिन गडकरी से भी मिला था मैं जी। रेल मंत्री से भी मैंने मिला था। एक ट्रेन का मांग किया हूँ मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए, क्योंकि हम लोग को ट्रेन आके पटना से पकड़ना पड़ता है। तो 12 घंटा राजधानी लगती है, 3 घंटा मुजफ्फरपुर से पटना आने में लगता है, तो 15 घंटा लग जाता है। तो हमने मंत्री जी से आग्रह किया कि 15-16 घंटे में मुजफ्फरपुर से दिल्ली हम लोग को पहुँचा दीजिए। ये भागा दौड़ का जो है झंझट, वो 3 घंटा हम जनता के बीच में रहेंगे तो ज़्यादा काम होगा जी। इसके अलावा हम देखते हैं बिहार की सबसे बड़ी परेशानी जो है वो रोज़गार भी है, और उसी के लिए लोग वहाँ से पलायन भी करते हैं। बड़े बड़े शहरों में हम दिल्ली में देखते हैं, बॉम्बे में देखें हम, लोग जो है ज़्यादातर बिहार के बहुत देखने को मिलते हैं। तो क्या इस तरह की आप कुछ चीज़ें कर रहे हैं ताकि रोज़गार जो है उन्हें वहीं पर मुहैया हो जाए और वहाँ के लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े? बिहार हम लोग का ऐसा स्टेट है मैडम कि बिहार के लोग हर जगह हर क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे। बिहार बहुत मेहनत होते हैं बिहारी लोग, बिल्कुल, और हर जगह पहुंच जाते हैं। कहीं उनको जाने में होम सिकनेस नहीं होता है। ये देश भर में कहीं भी मिल जाएंगे आपको, केरला से लेके कश्मीर तक जहाँ खोजिएगा बिहारी आपको हर जगह हर पोस्ट पे मिल जाएगा। जी जी, और बेरोजगारी संख्या तो बढ़ ही रहा है ना, हम लोग का जनसंख्या भी बढ़ रहा है। मनरेगा है फिर से शुरू होने के बाद चल रही है, तो ऐसा होगा तो धीरे धीरे दूर होगा बेरोजगारी भी। तो आप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की एडवाइजरी कमेटी में हैं, तो अभी हम देखें लगातार किसानों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत की लगातार कोशिश है कि उन्हें जो नई टेक्नोलॉजी है उससे जोड़ा जाए। और किस तरह की आगे कोशिशें हम देखेंगे ताकि किसानों के लिए आगे आने वाला वक्त जो है वो और बेहतर हो, उनकी परेशानियाँ थोड़ी और कम हो? देखिए, भारत सरकार और कृषि वैज्ञानिक लगातार इस प्रयास में हैं कि हमारे देश के जो भी किसान हैं वो
आर्थिक रूप से संपन्न हो। उसके लिए नए नए शोध जारी हैं, नए नए प्रयास जारी हैं। अब भारत देश का अलग अलग क्लाइमेट है हर जगह, कहीं पर केला उगता है तो कहीं लीची है, कहीं दूसरे संतरा है तो कहीं, तो हर तरह का अलग अलग है। भारत सरकार ने अभी एक नया कृषि का हेल्थ कार्ड जारी किया है, तो उसमें जो अभी हमने पिछली कमेटी में गया था तो उस पर चर्चा हुई थी कि हर जगह का मिट्टी का सैंपल वो टेस्ट करते हैं कि कौन पैदावार में कितना खाद चाहिए, उसकी जानकारी किसान को देते हैं। मिट्टी का हेल्थ कार्ड रहता है, समय समय पे मिट्टी का जाके सॉइलिंग टेस्ट करते हैं कि मिट्टी का जो है उर्वरक में कौन सा खाद इसमें प्रयोग किया जाए। ये सब सारी जानकारी उपलब्ध है। कॉल सेंटर भी हैं, किसान जाके भी जहाँ जहाँ है या कृषि का अनुसंधान केंद्र वहाँ भी जाके समझाया जाता है, किसानों को ट्रेनिंग भी दिया जाता है। किसान हर चीज़ से जुड़े हुए हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं। स्टेट अलग काम कर रही है, जैसे कि अभी हम गए थे आपको चेन्नई में, तो वहाँ की जो भी राज्य सरकार है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कृषि में। धीरे धीरे वो लोग जैविक खाद को बढ़ावा दे रहे हैं, खेती भी अच्छा हो रहा है। हम लोग को डेमोन्स्ट्रेशन में पूरा दिखाया, वहाँ का कृषि अनुसंधान केंद्र में हर चीज़ का दिखाया, उगता हुआ खेत ले जाके दिखाया, तो वहाँ काम कर रहे हैं सरकार। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो बहुत, हम देखते हैं कि बहुत अजीब हैं। कभी एकदम से वहाँ पर बारिश हो जाती है या फिर सूखा पड़ जाता है। अगर हम बिहार की बात करते हैं ख़ासतौर पे, बाढ़ बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर किसानों के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। किसान अपनी मेहनत करके अपने खेत फसल को देखता है और बाढ़ सब जो है तबाह कर देती है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या ऐसा कुछ किया जा रहा है कि उनके लिए बेहतर चीज़ें जो है मुहैया कराई जा सके? हम लोग का कृषि प्रधान देश है और किसान को अगर हम उन्नत बना लें, उनको आर्थिक रूप से मजबूत कर दें, तो हमारा देश जो है पूरे विश्व को खिलाने की क्षमता रखता है। जिस दिन भारत का किसान बाहर में अनाज बेचना शुरू कर देगा, देश के बाहर में उनके खदान खरीदे जाने लगेंगे, तो आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और हम जो खा रहे हैं उसका साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, बीपी नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा, बहुत सारी बीमारियां हैं। हम अगर खाएंगे, स्वस्थ खाना खाएंगे और स्वस्थ बनेंगे, तो प्रोडक्ट तो अपने आप बिकना शुरू हो जाए। लेकिन जो नई जनरेशन है, जो आज के लोग हैं, वो अगर उनके पेरेंट्स जो हैं, उनके वालिदैन अगर इस पेशे में हैं, किसान हैं वो, तो वो नहीं चाहते हैं, वो पढ़ लिख कर कुछ अलग करना चाहते हैं, तो ये क्या थोड़ी परेशानी की बात हो सकती है कि आगे आने वाले वक्त में ये चीज़ें जो है सिमट रही हैं और किसान भी अपनी जगह से बड़े शहरों की तरफ रुख कर रहा है? नहीं, हर चीज़ का अलग है। बच्चे अगर पढ़ लिख के अगर वो एग्रीकल्चर में जाते हैं तो और ज़्यादा तरक्की करते हैं। जो नया नया टेक्नोलॉजी लेके जाते हैं, गूगल पे जाके सर्च करते हैं क्या खेती करना है, क्या खाद डालना है, सब उनको पता रहता है। तो नया जनरेशन के बच्चे को अगर झुकाव एग्रीकल्चर में होगा तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और कहीं भी जॉब करेंगे तो उससे ज़्यादा कमाएंगे एग्रीकल्चर से। जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि हुकूमत को आने वाले दिनों में कुछ बेहतर कोर्सेज जो हैं वो आगे लाने चाहिए, ताकि जो नई जनरेशन है, जो जिनके यहाँ इस तरह के जो खेती करते हैं, वो बेहतर तरीके से पढ़ लिख कर और बेहतर तरीके से खेती कर सकें और बेहतर तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा सकें? तो कुछ और नए एडवांस कोर्सेज को भी लाना चाहिए। एकदम लाना चाहिए। हम भी मंत्रालय में सलाह देंगे कि नए युवा को एग्रीकल्चर से कैसे जुड़े, ये उसके लिए भी सरकार को प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख के हम सरकारी नौकरी ही करें या प्राइवेट नौकरी करें। अगर कहीं से भी अगर अच्छा आय हमको आ रहा है, चाहे वो खेती से ही क्यों नहीं हो, तो वो भी करना चाहिए। युवा में ज़्यादा अच्छा संदेश जाएगा और युवा जो बेरोजगारी से भी दूर होंगे। अगर खेती करके अगर वो अच्छा आमदनी कर रहा है, घर परिवार के बीच रह रहा है, खेती कर रहा है, सब चीज़ उसके साथ में है, जॉब करते हैं, तो ज़्यादा लोग जो है बाहर रहते हैं तो होम सिकनेस भी रहता है। लेकिन घर पे रह के अच्छा कमा लेंगे तो ये भी अच्छा प्रयास रहेगा सरकार का। अजय जी, हमारे पास कुछ लोगों के खुतूत भी आते हैं जो क्वेश्चन जानना चाहते हैं अलग अलग लोगों से, और आपके लिए हमारे पास एक ख़त आया है। बिहार से आशीष हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आप बिहार के मुजफ्फरपुर से एमपी हैं और इसके अलावा आप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है उसकी एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी हैं। तो क्या यहाँ के जो किसान हैं उनकी जो परेशानियाँ हैं उनको भी क्या आप वहाँ पर जाकर रखते हैं और मिनिस्ट्री में बेहतर तरीके से उनकी आवाज़ को उठाते हैं? एकदम मैडम, हर जगह सलाह देते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोग का ये जानवर पे मीटिंग था, तो उसमें हमने बोला था सभापति जी को कि हम लोग को बिहार में विशेषकर जब बाढ़ आ जाता है तो उस समय लोग को तो समस्या होती है। एक बड़ी समस्या रहती है कि बहुत सारे जानवर को खिलाने के लिए चारा उपलब्ध नहीं होती है, तो सरकार इस पर भी ध्यान दे।
हमने कमेटी को सलाह दिया था कि रेलवे और डिफेंस के पास बहुत सारी ज़मीनें बेकार पड़ी हुई हैं, उनका कोई उपयोग नहीं होता है, तो इस पर कम से कम किसान को दें ये भूमि, उसमें जो है चारा उगाने के लिए। जानवर स्वस्थ चारा खाएंगे तभी तो दूध ज़्यादा देंगे। तो इस पर भी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इस पर ध्यान अगर दिया जाए, किसान अपना खेती अपने अनाज के ऊपर में कर रहा है, चारा के लिए उतना ध्यान नहीं दे रहा है। जानवर अगर पालेंगे तो चारा चाहिए उसको, जानवर भी महंगे हो गए। पहले जो गाय 5-10 हज़ार में आती थी, अभी जो देसी नस्ल की गायें आपको 60,000-70 हज़ार में आ रही हैं। तो एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट भी हो जा रहा है किसान को जो जानवर पालते हैं, तो उनको खिलाने के लिए भी तो उन्नत चारा और पौष्टिक चारा चाहिए। अभी हमने गया था इधर में बेंगलोर साइड में, तो एक गए थे संस्थान में, वहाँ खासकर ये चारा के लिए बारे में बताया, तो उसने जो नए नए शोध किए हैं, खासकर एक से अनानास का जो छिलका होता है उससे उन्होंने चारा बनाने का विधि का इजाद किया है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो अनानास का छिलका यूज करती हैं, उनको जाके ये बताए हैं कि आप इसको जो है अचार बनाइए और वो अचार जो है जानवर को खिलाइए, वो पौष्टिक भी है, दूध ज़्यादा देता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, उस पर भी सरकार को ध्यान है, और जो भी संपर्क में अगर है किसान तो उसका फ़ायदा वो ज़्यादा ले रहा है। बहुत लोग संपर्क में नहीं रहते हैं। किसान को इतना ज़्यादा देश में सुविधा है कि कहीं भी किसी भी संस्थान में जाएंगे, मदद मांगेंगे, उनको 100% मदद मिलेगा। उनको जाने की ज़रूरत है। अगर आप में कुछ सीखने की इच्छा होगी तभी आप कामयाब हो। जी बिल्कुल। और अगला सवाल है पंजाब से खुशी का है, ये हमारे पास ये ख़त आया है। वो कहती हैं कि जो अनाज है वो लाखों टन जो है वो यूं ही पड़ा बर्बाद हो जाता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं। तो क्या जो आपकी हुकूमत है वो आगे आने वाले वक्त में इसके लिए कुछ बेहतर इंतज़ाम करेगी? हाँ, धीरे धीरे कर रहे हैं लोग। अभी जो नए सरकार की स्कीम आए हैं कि हर प्रखंड के हर पंचायत में छोटे छोटे पैक्स के माध्यम से गोदाम बनाए जाएँ, जो सरकार जो अनाज खरीद रही है वो उसी जगह स्टोर कराया जाए। तो इसमें करने में 1-2 साल लगेगा। 1-2 साल के बाद ऐसी समस्या ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि अनाज सड़ता है और बेकार बाहर में पड़ा रहता है, ऊपर में बारिश होती है, अनाज ख़राब हो जाता है, तो हम लोग को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है, चाहे वो पैसा सरकार का ही क्यों नहीं लगा हो। सबको तकलीफ़ होता है कि अनाज जो बेकार सड़ गया है, किसी गरीब को दे दिया जाता तो ज़्यादा फ़ायदा होता। लेकिन सरकार इसमें भी धीमे धीमे काम कर रही है। और आखिर में जो हमारे नाजरीन हैं जो आपको घर पे बैठे देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? उनको तो आभार प्रकट करना चाहेंगे, उन्होंने कीमती समय हमको दिया सुनने के लिए, और उनके हर समस्या के लिए समाधान के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। किसान का सेवा ही देश की सेवा है, और अभी हम लोग की सरकार जो है किसान के प्रति गंभीर है कि कैसे वो आर्थिक रूप से संपन्न बने, इस पर हम लोग का हमेशा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, कीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया।